Hello students, my name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College, Dausa. Welcome back students. आज हम ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इन्वेंट्री क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, हम इन्वेंट्री को क्यों रखते हैं और इन्वेंट्री को रखना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो को। ये वीडियो नहीं देखा हो तो इससे पहले इन्वेंट्री वाला वीडियो देख लें, जिसमें मैंने इन्वेंट्री एंड इट्स टाइप्स के नाम से वो वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आज जो हम लोग देख रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। देखिए, जब भी हम अपनी फैक्ट्री में स्टोरेज हाउस में या गोडाउन में या वेयर हाउस में जब भी हम इन्वेंट्री को रखते हैं तो उसके साथ में अलग अलग प्रकार की कॉस्ट रहती है। जैसे कि हम लोग बात करें, पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग या परचेजिंग कॉस्ट। जब भी हम इन्वेंट्री को हमारे वेयर हाउस तक लाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे, उसको ख़रीदेंगे या उस इन्वेंट्री का ऑर्डर देंगे, उस माल का ऑर्डर देंगे, रॉ मटेरियल का ऑर्डर देंगे। तो उसके लिए भी कुछ कॉस्ट लगेगी आपकी। हम देखेंगे डिटेल में कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में किस टाइप की कॉस्ट आती है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट। अब जो आपका सामान, आपका जो इन्वेंट्री है वो आपके गोडाउन, वेयर हाउस या जहाँ भी रखी है स्टोरेज प्लेस पे, उसको होल्ड करने की भी कुछ कॉस्ट है। वो सामान रखा है तो उसमें आपकी होल्डिंग कॉस्ट रहेगी, जगह का किराया हो सकता है या और भी कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, हम लोग डिटेल में देखेंगे। वो सब कॉस्ट आती है इन्वेंट्री कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट। तीसरी जो कॉस्ट है वो है आउट ऑफ स्टॉक या शॉर्टेज कॉस्ट। अब आउट ऑफ स्टॉक और शॉर्टेज कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमको इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए। हमें इन्वेंट्री मार्केट की जो भी डिमांड है उसके हिसाब से रखनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होती है, हमारी जो इन्वेंट्री रखी है उससे भी ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो हमारे पास में सारा प्रोडक्ट जितनी भी इन्वेंट्री वो सब बिक जाएगी, लेकिन और डिमांड आती है जिसको हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। यदि हम उस डिमांड को फुलफ़िल कर पाते तो हम कुछ और सामान बेच पाते, कुछ और इन्वेंट्री या कुछ और प्रोडक्ट्स को बेच पाते, जिससे कि हमें कुछ और प्रॉफिट हो पाता। तो जो सामान हमारा बेचने से रह गया, कि हमारा कितना आउट ऑफ स्टॉक रह गया। सपोज़ आपके पास में 10 यूनिट हैं आपके फैक्ट्री में और आपके पास ऑर्डर आ गया 15 यूनिट का, तो आपने क्या किया, 10 यूनिट तो बेच दी, लेकिन 5 यूनिट आप नहीं बेच पाए क्योंकि शॉर्टेज हो गई आपके पास माल की। तो यदि आप 5 और बेच पाते तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो इस टाइप की जो कॉस्ट आती है वो आती है आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट। चौथी और कैटेगरी है जो कि अदर कॉस्ट में आती है, उसमें हम देखेंगे कुछ और टाइप की कॉस्ट भी होती हैं जो कि हम इसमें कवर करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कॉस्ट है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द आइटम एंड सिक्योरिंग इट्स सप्लाई। मतलब आप जब कोई चीज़ को ऑर्डर करोगे, कोई आइटम को, और उसकी सप्लाई जब तक आपके पास नहीं आ जाती तब तक की जो कॉस्ट आएगी, सिक्योरिंग इट सप्लाई मतलब वो सप्लाई आपके पास आ जाए, वो जो कॉस्ट आती है वो किसके अंदर आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब किस किस टाइप की चीज़ें आती हैं, पहला है एक्सपेंसेस फ्रॉम रेजिंग द इंडेंट। एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे, इंडेंट होता है, आप जब भी कोई एक प्रकार का इंडेंट जो होता है वो एक प्रकार का एक पेपर होता है जिसमें आपको जो भी सामान मंगवाना होता है उसके लिए आप पहले इंडेंट बनाते हो, पहले उस पेपर में लिखते हो कि मुझे ये इतनी चीज़ें इतने किलो या इतने नंबर में चाहिए। उसके बाद आगे आप ऑर्डर प्लेस करते हो। तो वो जो पेपर वर्क है रेजिंग द इंडेंट में, मतलब इंडेंट एक पेपर वर्क होता है जिसको आप करते हो। कोई भी आप इन्वेंट्री जब आप रखते हो, सामान रखते हो, उससे पहले जब भी आप आइटम का ऑर्डर दोगे तो उससे पहले एक पेपर आपको चलाना पड़ता है।
आप पेपर पे लिख के देते हो कि हमें इतना सामान की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद परचेज रिक्विजिशन बाय यूज़र डिपार्टमेंट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। फिर आप परचेज़ करते हो, इंडेंट के बाद में वो जब फाइनल अप्रूव हो जाता है तो आप परचेज़ करते हो आइटम को बाई द यूज़र डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट को खरीदना है, टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, जब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट मतलब फाइनल नहीं हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, मतलब आपके पास सामान नहीं आ जाए। तीसरी चीज़ है रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द मटीरियल। आप मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हो तो उसके लिए भी आप कुछ आदमी भेजते हो। ये बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। सपोज़ आपने 10,000 पीस किसी से बनवाए, आपने आपका स्पेसिफिकेशन दे दिया, आपने आपकी मानक मात्राएं दे दी कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन में चीज़ें चाहिए, तो आप क्या करते हो, अपने डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को भेजते हो इंस्पेक्शन करने के लिए कि जाके आओ और देख के आओ कि वो माल सही है कि नहीं है। तो वो क्या करते हैं, 10,000 में से कोई भी रेंडमली 3 4 5 पीसों की सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इंस्पेक्शन होता है, वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। तो ये जो टाइप की कॉस्ट होंगी वो होंगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में और भी चीज़ें आती हैं, मैं बताऊँगा। दूसरी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसमें क्या आता है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री एंड मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम। ये जो इन्वेंट्री होती है, ये होती है आप जब इन्वेंट्री का वॉल्यूम रखते हो, मतलब किसी की, मतलब वॉल्यूम मतलब एक आइटम है, ए आइटम है, सपोज ए आइटम आप मान लो कि एक शाफ्ट है, उसका वॉल्यूम मतलब उसकी कितनी मात्रा है, उस शाफ्ट के 10,000 पीस हैं। तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री, मतलब वो 10,000 पीस को रखने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो आपकी कैरिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, और ये हमेशा परसेंटेज ऑफ यूनिट ऑफ एन आइटम में होती है। मतलब एक आइटम सपोज 10,000 रुपये का है, तो आप ऐसे बताओगे कि इसकी 1% जो है वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। मतलब 10,000 रुपये का 1%, 10,000 रुपये का 1% क्या हुआ, 100 रुपये। मतलब उस आइटम को रखने के लिए 100 रुपये आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आई। वो पर मंथ है कि पर डे है कि पर वीक है कि पर ईयर है, वो सब दिया होता है। जब भी ऐसे आएगा 1% ऑफ यूनिट, 1% ऑफ दिस आइटम पर ईयर, पर मंथ, पर वीक, वो सब आप देख लोगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो कैपिटल कॉस्ट आ गई। कैपिटल मतलब जो आपकी, जहाँ पे आपने रखा है, जो आपने जहाँ पे रखा है उस आइटम को, वो आपकी कॉस्ट आ जाती है। डिटोरिएशन कॉस्ट, डिटोरिएशन कॉस्ट क्या होती है कि अब आइटम रखा है तो वो भी कुछ टाइम के बाद डिटोरिएट मतलब ख़राब होने लग जाएगा, तो उसमें भी कुछ कॉस्ट इंकर होगी। जैसे कि कोई आप सब्जियां ले लो या फ्रूट्स ले लो, वो आपने एक साथ 1,000 किलो सेब की पेटियां मंगा ली। अब आपकी एक महीने में वो बिकनी है, लेकिन बिकते बिकते एक महीने के बाद में वो 50 किलो रह गई, 50 किलो सेब नहीं बिके और वो ख़राब हो गए। तो ख़राब हो गए तो वो जो कॉस्ट है, वो कुछ कॉस्ट हुई, 50 kg की जो भी कॉस्ट है उसकी कॉस्ट आई, वो आपका ख़राब होगी, मतलब वो आपको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आएगा। मतलब 50 किलो का खर्चा और जुड़ जाएगा कैरिंग कॉस्ट में आपका। इस टाइप से वो जो कॉस्ट आती है वो डिटोरिएशन कॉस्ट आती है। फिर आता है टैक्सेस ऑन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री पे जो भी टैक्स लगते हैं, जिस भी टाइप के आपके टैक्स लगेंगे, वो सब भी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। फिर आती है आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट। अब आप क्या करते हो, जैसे आपने सामान रखा एक फैक्ट्री में, तो आप उसका इंश्योरेंस कराते हो, फायर का इंश्योरेंस कराते हो, थेफ्ट का इंश्योरेंस कराते हो, कहीं इसमें आग नहीं लग जाए, चोरी नहीं हो जाए, तो उसके लिए कुछ इंश्योरेंस कराते हो। तो इंश्योरेंस कराने के लिए भी आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं, तो वो आपकी कॉस्ट भी इसमें आती है। फिर आती है स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट, उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट आ गई। हैंडलिंग मतलब सामान को कोई आदमी लेबर रखेगा भी, वापस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा भी, तो वो सारी जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो सारी आपके इसके अंदर आती है। और एक कॉस्ट जो है, जो मैं इसमें बताया था आपको, ऑब्सोलेसिन कॉस्ट। ये क्या होती है, ऑब्सोलेसिन का मतलब है ऑब्सोलेट सा मतलब है, और ऑब्सोलेट का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया, मतलब ख़राब हो गया, अब कोई यूज़ का नहीं है, तो वो भी आपकी उसमें चीज़ें आ जाती है ऑब्सोलेट कॉस्ट। वो मतलब ख़राब हो गया। सपोज़ आपकी कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो चीज़ें टाइम रखे रखे ख़राब हो गई,
डिटोरिएशन में क्या आता है कि सपोज़ आपने 100 रुपये किलो में कोई सामान खरीदा था, अब 1 महीने बाद वो इतना डिटोरिएट हो गया कि उसको 20 रुपये किलो में बेचना पड़ा, तो डिटोरिएट हो गया, डेप्रिशिएट हो गया उसमें, क्योंकि यदि उसमें 20 में भी नहीं बेचेंगे तो कुछ टाइम के बाद तो वो बिकेगा भी नहीं, वो ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में इस टाइप की कॉस्ट आती है। अगली जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। अब आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट में क्या आता है? इट इज़ द लॉस विच अकर्स और विच मे अकर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल। ये वो लॉस है जो कि होता है या हो सकता है यदि हम जितना ऑर्डर आया उतना नहीं फुलफिल कर पाए। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होती है? इट इंक्लूड्स ब्रेक डाउन कॉस्ट, मतलब अब सपोज़ आपको एक मशीन आपकी रोज़ के 10 प्रोडक्ट बना रही है और एक वीक में आपके 7 दिन में आपके 70 प्रोडक्ट बनते हैं और 7वें दिन आपको 70 प्रोडक्ट बेचने हैं, भेजने हैं कहीं। मशीन आपकी ब्रेक डाउन हो गई 5वें दिन, तो आपके 4 दिन में 40 प्रोडक्ट तो बन गए, अब आगे के 5वें दिन ब्रेक डाउन हो गई, अब वो एक दिन ब्रेक डाउन रही, फिर अगले दिन सही हुई, तो उस दिन के 10 प्रोडक्ट नहीं बन पाए आपके, तो वो आपके क्या है, एज ए लॉस ही है, क्योंकि आप नहीं दे पाओगे। 7वें दिन के बाद में आपको 70 भेजने थे, उसकी जगह आपने 60 ही भेजे, तो आपकी ये कॉस्ट आ गई। दूसरा है डिले इन प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन और किसी कारण से डिले हो गया, प्रोडक्शन किसी कारण से हो सकता है कि उस दिन लाइट नहीं आई या कुछ और नहीं आई, तो वो सब कारण से डिले हो गया, तो वो हो सकता है आपका, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है कॉस्ट। या फिर आपकी क्या है, बैक ऑर्डरिंग है। बैक ऑर्डरिंग क्या होती है? कि आप, मैं इसको लास्ट में समझाऊंगा इस टर्म को, पहले आप ये देख लो, ये चारों चीज़ें देख लो। लॉस सेल, लॉस सेल क्या है कि ऑर्डर आपको ज़्यादा मिल गया और आपने फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो जब आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे तो आपको कुछ सेल का लॉस है, तो इससे आपसे क्या हो गया, लॉस ऑफ सेल हो गई, और लॉस ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर और लॉस ऑफ गुडविल। सपोज़ आपको किसी कस्टमर को सर्विस देनी थी, वो आप नहीं दे पाए, या आपकी इसमें जो आपकी गुडविल है उसका आपको लॉस हो गया, तो वो सब भी आपकी, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे सपोज़ आप एक टाइम पे आप कुछ सामान नहीं दे पाए तो आपकी गुडविल ख़राब हो जाएगी मार्केट में, तो आपको आगे के जो ऑर्डर हैं वो नहीं मिल पाएंगे, तो उससे क्या है कि वो भी आपकी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट में आती है। अब बैक ऑर्डर क्या होता है? बैक ऑर्डर होता है, इट इज़ एन ऑर्डर फॉर ए गुड और सर्विसेज दैट कैन नॉट बी फिल्ड एट द करंट टाइम ड्यू टू अ लैक ऑफ अवेलेबल सप्लाई। मतलब उस समय पे हम उस चीज़ को नहीं सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, वो आती है आपकी बैक ऑर्डर में। ठीक है, उसके भी कई रीज़न हो सकते हैं कि आपका वो प्रोडक्शन समय पे नहीं हुआ या और भी कोई रीजन हो सकते हैं। इस टाइप से ये जो साइड की कॉस्ट आएंगी वो आपकी आती हैं आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। इसके बाद आती है आपकी अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या आएगी? कैपेसिटी कॉस्ट, जिसमें कि ओवर टाइम पेमेंट करना है, ले ऑफ है या आइडल टाइम है। अभी ओवर टाइम पेमेंट क्या होता है? स्टूडेंट्स, हर फैक्ट्री में जितनी भी अच्छी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर आपका घंटे होते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना है। उसके बाद आपने काम किया तो आपको क्या है, ओवर टाइम कराना पड़ेगा। मतलब आपको 8 घंटे के बाद में 9वां घंटा किया तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, और वो पैसा होता है जो नॉर्मल घंटा होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब सपोज़ आपकी 8 घंटे आपका काम था, मशीन का प्रोडक्शन निकालना था, उसमें से कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि मशीन आधा घंटा 1 घंटा नहीं चली, तो इसकी वजह से ओवर टाइम कराना पड़ा। तो जब ओवर टाइम कराएंगे तो अलग से बाहर आ गया कॉस्ट का, अलग से पैसा लग रहा है, तो वो जो टाइप की कॉस्ट आएगी वो कैपेसिटी कॉस्ट, वो अदर कॉस्ट में आती है। ले ऑफ और आइडल टाइम। ले ऑफ मतलब आपने किसी को निकाल दिया, या आइडल टाइम या आपका कुछ टाइम ख़राब हो गया, वो टाइप की कॉस्ट भी कैपेसिटी कॉस्ट में आती है। नेक्स्ट आती है सेटअप कॉस्ट।
सेटअप कॉस्ट में क्या रहता है कि कोई भी मशीन है, हम लोग उसका सेटअप करते हैं, तो वो मशीन को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें कुछ खर्चा आता है इंस्टॉलेशन का, तो वो जो टाइप की कॉस्ट आती है वो आपकी सेटअप कॉस्ट में आती है। ठीक है। स्टार्टअप स्क्रैप जनरेटेड फ्रॉम गेटिंग ए प्रोडक्शन रन स्टार्टेड। कुछ कुछ आपका क्या होता है, जब मशीन स्टार्ट करते हैं तो शुरू के जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्क्रैप होते हैं, मतलब वो हमारी उचित डायमेंशन में नहीं बने, उचित विमाओं में नहीं बने, 5-7 प्रोडक्ट आपके ख़राब हो गए, तो उसकी भी आपकी कॉस्ट लग गई क्योंकि आपने रॉ मटेरियल उसके लिए खर्च किया, सेम चीज़ें करनी चाहिए लेकिन आपका फाइनल नहीं हुआ, तो उसके लिए भी आपको खर्चा हो गया। ये जो कॉस्ट है ये भी आपकी एक टाइप की कॉस्ट लग रही है कंपनी। और नेक्स्ट है ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट। देखो ये भी एक टाइप की कॉस्ट है, मतलब आपको एक महीने में चाहिए 1000 प्रोडक्ट, आपने इन्वेंट्री कर ली इकट्ठी 1500 प्रोडक्ट की, अब हर महीने आपको 1000 ही चाहिए, अब आपके 500 प्रोडक्ट आपके वहाँ रखे हैं तो आपके 10 तरीके के खर्चे हैं, इन्वेंट्री को होल्ड करने के खर्चे हैं। उसको आपने जब ऑर्डर किया होगा, जब आपके पास सामान आया होगा तो ज़्यादा ट्रकों में आया होगा या ज़्यादा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, फिर ज़्यादा सामान है तो उसका इंश्योरेंस किया होगा तो इंश्योरेंस में भी ज़्यादा पैसा लगा होगा। तो ये जो सब टाइप की कॉस्ट होती है ये आपकी होती है अदर कॉस्ट में आती है। इस टाइप से आज हमने इन्वेंट्री के साथ में कितनी टाइप की कॉस्ट होती है वो सबको देखा। जब भी हम लोग कोई भी किसी की भी प्रोडक्ट की प्राइस देते हैं तो ये सारी कॉस्ट जुड़ती है। ये नहीं है कि आपने 20 रुपये का आपका कच्चा माल आया, 20 रुपये मशीन को प्रोसेस करने में लग रहे हैं तो 40 में भेजें, नहीं, उसके साथ लेबर की कॉस्टिंग भी है, इन्वेंट्री को रखने की कॉस्टिंग भी है, कंपनी का प्रॉफिट भी है, कंपनी को एम्प्लॉय भी चलाने हैं, तो ये सब मिला के उसकी उसमें सारी कॉस्टिंग को ऐड करते हैं। इस टाइप से फाइनल जो प्राइसिंग है वो डिसाइड होती है। तो आई होप आपको वीडियो आ जाएगा समझ में। धन्यवाद।